क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में यूसेफ कॉन्ते ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यूसेफ कॉन्ते किस देश के प्रधानमंत्री थे? हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बन गए हैं? IMF के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 28 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में यूसेफ कॉन्ते ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? इमेज में आप देख सकते हैं यूसेफ कॉन्ते वो इटली देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। इटली के प्रधानमंत्री यूसेफ कॉन्ते ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद नई सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ मैप में देखिए यह है यूरोपियन कंट्री इटली, जो यहाँ आप देख सकते हैं इटली। और इससे पहले यूसेफ कॉन्ते ने सीनेट में अपनी सरकार को गिराने से बचाने के बाद अपने गठबंधन के बाहर के सांसदों से आग्रह किया था कि वह उनकी अल्पसंख्यक सरकार में शामिल हो जाए। यानी कि यहां गठबंधन वाली सरकार थी, यानी कि यूसेफ कॉन्ते के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। और बात करते हैं इटली की, तो इटली की कैपिटल का नाम है रोम, इटली की करेंसी है यूरो। इटली के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है, और याद रखो यूसेफ कॉन्ते ने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मतेरेल्ला। इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो के लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी डबल डिजिट में रहने वाली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 11.5%। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल दहाई अंक में यानी कि 11.5% होगी। और यह अनुमान जताया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने। और वृद्धि के लिहाज से चीन 2021 में 8.1% के साथ दूसरे स्थान पर होगा। इसके बाद क्रमशः स्पेन 5.9% की वृद्धि दर के साथ और फ्रांस 5.5 का स्थान रहने का अनुमान जताया है। यानी कि भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर है, स्पेन तीसरे स्थान पर और आगे फ्रांस का स्थान है। और IMF ने आंकड़ों को संशोधित करते हुए कहा है कि 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में 8% की गिरावट का अनुमान है। और चीन एकमात्र बड़ा देश है जिसकी वृद्धि दर 2020 में सकारात्मक यानी कि 2.3% रहने का अनुमान लगाया है। एकमात्र ऐसा देश जिसकी 2020 में जीडीपी पॉजिटिव में है 2.3%। और IMF के अनुसार 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। और चीन की वृद्धि दर 5.6% रहने का अनुमान लगाया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। और यह मैं बात कर रहा हूं 2022 की। और जब सुर्खियों में है IMF का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। IMF की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई। वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं? 189। और IMF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। और वर्तमान में IMF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा IMF की हेड है। नाम मत भूलिएगा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बने? इमेज में आपके सामने है। क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? यह है अमेरिका के नए विदेश मंत्री जिसका नाम है
एंटोनी ब्लिंकन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये भाई साहब है एंटोनी ब्लिंकन, और वो बन गए हैं अमेरिका के नए विदेश मंत्री। अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के लंबे समय से सहयोगी रहे एंटोनी ब्लिंकन को अगला विदेश मंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और एंटोनी ब्लिंकन को 78 सीनेटरों का समर्थन मिला और 22 सीनेटरों ने उनके खिलाफ वोटिंग किया था। यानी कि यहां बहुमत हासिल हो गया है एंटोनी ब्लिंकन, और रास्ता साफ हो गया है, वो अमेरिका के नए विदेश मंत्री बनेंगे। और जब नई सरकार का गठन हुआ है अमेरिका में, तो कुछ महत्वपूर्ण पदों की भी साथ साथ चर्चा कर ले। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसका नाम है जैक साल्विन, इमेज में आप देख सकते हैं पहले स्थान पर। संयुक्त राष्ट्रों में अमेरिका का राजदूत कौन है? यह दूसरे स्थान पर, नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की राजदूत। क्लियर। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष दूत किसको बनाया गया है? जॉन कैरी को। और चीफ ऑफ स्टाफ कौन है अमेरिका में? वो है रॉन कालिन। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम आपको याद रखने होंगे। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित एफपी 2020 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में यह एफपी 2020 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह पिछले 8 वर्षों में परिवार नियोजन में हुई प्रगति का विवरण दर्शाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। महिलाओं और लड़कियों के प्रजनन अधिकारों का समर्थन करने वाले वैश्विक समूह एफपी 2020 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पिछले 8 वर्षों में परिवार नियोजन में हुई प्रगति का विवरण है। और नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13.9 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां अब गर्भनिरोधक के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करती है, और इसीलिए इस रिपोर्ट के मामले में जो यह कहा गया है वो हमें याद रखना होगा। पांचवा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे खिलाड़ी और खेल के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, और खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां हमें एक तरफ खिलाड़ी और यह खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमें यहां पूछा गया है। और यह सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो पी अनीता बास्केटबॉल की एक जानी मानी खिलाड़ी है, अंशु जमसेम्पा एक पर्वतारोही, वीरेंद्र सिंह पैरा स्पोर्ट्स, यहां कुछ गलत है क्योंकि वीरेंद्र सिंह एक जाने माने कुश्तीबाज है, रेसलर है, और मोहम्मद दास टेबल टेनिस के खिलाड़ी। यानी कि यहां हमें जो ऑप्शन गलत है वो पूछा गया है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया, और इस बार खेल जगत से 7 खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है ऐसे 7 खिलाड़ी। तो यहाँ 7 खिलाड़ियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है पी अनीता जो तमिलनाडु की है और वो बास्केटबॉल खेल से जुड़ी है। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद दास जो पश्चिम बंगाल की है और जानी मानी टेबल टेनिस प्लेयर है। और तीसरे स्थान पर है अंशु जमसेम्पा जो अरुणाचल प्रदेश की एक जानी मानी पर्वतारोही है। और चौथे स्थान पर यहाँ जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है केरल के माधवन नंबियार, वो एक एथलेटिक्स, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कुल 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो 7 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, और उनमें से 5वें खिलाड़ी है सुधा हरिनारायण सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश की एक एथलेटिक्स है। 6ठे व्यक्ति है वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के एक जाने माने कुश्तीबाज है। और के.वाई. वेंकटेश कर्नाटक के पैरा स्पोर्ट्स है जो इमेज में आप देख सकते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को पद्मश्री अवार्ड से हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाजा है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वो एक जाने माने हमारे गोल्फर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गोल्फर, और वो फुटबॉल के एक जाने माने गोल्फर थे जिसका हाल ही में 44 साल की आयु में निधन हो गया है। भारत के पूर्व इंटरनेशनल गोलकीपर प्रशांत डोरा का मंगलवार को निधन हो गया,
वह 44 वर्ष के थे और उनके परिवार में उनका 12 वर्ष का एक बेटा जिसका नाम है आदि और उनकी पत्नी सौमी है। और हाल ही में जब गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हो गया है तो प्रशांत डोरा के बड़े भाई हेमंत के मुताबिक लगातार बुखार आने के बाद उन्हें हेमोफेगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस का पता चला था और इसी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। और प्रशांत डोरा के करियर की बात करें, प्रशांत डोरा ने वर्ष 1999 में काठमांडू में दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों में नेपाल के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जहां भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो हमारे वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद का शिलान्यास कहां किया गया? दोस्तों, इसी तरह बनने वाली है यह उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद, जिसका शिलान्यास किया गया है दन्नीपुर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दन्नीपुर। और इमेज में आप देख सकते हैं शिलान्यास करते हुए अयोध्या की सोहावल तहसील के दन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद का शिलान्यास किया गया है। और यह 5 एकड़ जमीन अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए आदेश के तहत प्रदेश सरकार द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है यह 5 एकड़ जमीन, और यहां पर बनेगा एक बहुत बड़ी इस तरह की मस्जिद। 8वां क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किसने जारी किया है? हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है, नाम है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, और इस इंडेक्स को जारी किया है जर्मन वॉच नामक एक एजेंसी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मन वॉच। और जर्मन वॉच क्या है? एक एनजीओ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के बॉन में स्थित जर्मन वॉच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया, और इस सूचकांक में भारत को उन देशों में 7वें स्थान पर रखा गया है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित थे। यानी कि 2019 में भारत में मॉनसून में सबसे ज्यादा बारिश हुई और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, और इसीलिए हमारे भारत देश को इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर रखा गया है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा यह ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, और यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव को विश्लेषण करता है। और जर्मन वॉच नामक एनजीओ की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। जर्मन वॉच की स्थापना 1991 में हुई और एनजीओ जर्मनी के बॉन में स्थित है। कहां पर? यह जर्मन वॉच एनजीओ जर्मनी के बॉन में स्थित है, और यह व्यापार और पर्यावरण पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 9वां क्वेश्चन, कोप 26 कहां आयोजित किया जाएगा? कोप 26 आयोजित किया जाएगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कॉटलैंड। और यहां इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, कोप 26 यह 1 से 12 नवंबर 2021 के दौरान ग्लासगो में आयोजित किया जाने वाला है। 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोप 26 के रूप में भी जाना जाता है, और यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित होने वाला है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और कोप 26 1 से 12 नवंबर 2021 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और कोप 26 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेगा। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान की नई एम्स एंड पॉलिसी 2020 का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई एम्स एंड पॉलिसी 2020 का उद्देश्य नदियों से पारंपरिक रेत पर निर्भरता कम करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की नई एम्स एंड पॉलिसी 2020 जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य के लिए आवश्यक रेती की मात्रा को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। और राजस्थान में केवल 20 एम्स एंड इकाइयां ही चल रही है, और ये 20 इकाइयां हर दिन 20,000 टन एम्स एंड का उत्पादन करती है, जो
कंस्ट्रक्शन के लिहाज से काफी कम है और इसीलिए यह एम सैंड पॉलिसी जारी की है राजस्थान ने। और इस नीति से राजस्थान के खनन क्षेत्रों में खदानों से उत्पन्न कचरे की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। और जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के बारे में दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था, यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? जयपुर। और पत्रिका गेट किस शहर में स्थित है? जयपुर शहर में स्थित है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण, यहां पर गोडावण। और राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। तो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। 11वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में शीर्ष पर कौन रहा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है चीन। और चीन पहली बार अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष गंतव्यों के रूप में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया और अमेरिका अभी भी कोविड-19 महामारी से उबर रहा है। अमेरिका में विदेशी व्यवसायों द्वारा नया निवेश वर्ष 2020 में 49% तक गिर गया है और चीन ने 2020 में नए निवेश को आकर्षित किया और इसीलिए टॉप पर पहुंच गया। और जब टॉप पर पहुंचा है चीन, तो चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन का सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और हमारे भारत और तिब्बत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है और सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसने जारी की है? द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट हाल ही में ऑक्सफैम ने जारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑक्सफैम। और यह रिपोर्ट क्या है दोस्तों? आर्थिक असमानता को यह रिपोर्ट दर्शाती है। तो देखो, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी ने अर्थव्यवस्था की गति को रोक दिया है और इसके कारण लाखों भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भारत के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई है और इस प्रकार भारत को अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद दुनिया में 6ठे स्थान पर रखा गया है आर्थिक असमानता के मामले में। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के शीर्ष 100 अरबपतियों की नेटवर्थ में 97 खरब रुपए की वृद्धि हुई है और यदि इस राशि को 138 मिलियन गरीब भारतीयों में बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 95,000 रुपए आएंगे, यानी कि आर्थिक असमानता जो कम होनी चाहिए वो अभी बढ़ती जा रही है। 13वां क्वेश्चन, विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे हाल ही में कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी। और इस इमेज को पढ़िए, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है और उनके काम करने के दौरान सामने आने वाली स्थितियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस साल अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2021 की थीम रखी गई है कस्टम्स बॉलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजिलियंस, जो इस साल की थीम रखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन ने, यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और शुरुआत कब की गई थी? 1953 में।
और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश कितने हैं? 182। और वर्तमान महासचिव कौन है? कुनियो मिकुरिया। क्या नाम है? कुनियो मिकुरिया। जो इमेज में आप देख सकते हैं वो है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महासचिव। और अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने? पुर्तगाल देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इमेज में आप देख सकते हैं वो बन गए हैं पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति। पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति ने साल 2021 के पुर्तगाली राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करके 5 साल का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 72 वर्षीय पूर्वी नेता ने कुल वोटों में से 61% वोट हासिल किए हैं। राष्ट्रपति मार्सेलो ने दोस्तों पिछले साल एक बहुत उम्दा कार्य किया था। क्या कार्य किया था? जबरदस्त बहादुरी का परिचय देते हुए समुद्र में डूब रही 2 लड़कियों की जान बचाकर सभी को हैरान कर दिया था। और 71 वर्षीय राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा दिल के मरीज रह चुके हैं और फिर भी अपनी जान को दांव पर लगाते हुए उन्होंने पिछले साल 2 लड़कियों की जान बचाई थी। और पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। जो इमेज में आप देख सकते हैं एंटोनियो कोस्टा। और पुर्तगाल की कैपिटल का नाम है लिस्बन। पुर्तगाल के करेंसी है यूरो। और पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने 1498 एडी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यह वास्को डी गामा का नाम भी मत भूलिएगा जिन्होंने भारत आने का रास्ता खोज निकाला था। 15वां क्वेश्चन, एमफेक्स 21 अभ्यास निम्न में से किसके बीच आयोजित हुआ? हाल ही में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के बीच एमफेक्स 21 नामक अभ्यास आयोजित हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल, थल, नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 21 का आयोजन किया गया। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीपों के क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी में क्या दर्शाया गया? लद्दाख की झांकी में पहली बार यह दर्शाया गया जिसका नाम है थिकसे बौद्ध मठ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, थिकसे बौद्ध मठ। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है कमलेश पंडित, FRK, मानसी प्रजापति, रितेश कुमार पंडित, रविंद्र R नीनामा, राजेश कुमार भारती, ठाकुर केशर, SB चौधरी। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। नीलोफर मीर, भावना तड़वी, चौधरी प्रतीक, बिट्टू महेड़ा बेबी नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, आंसर बिल्कुल सही। अशोक कोपनिया, कालसी मावी, जरना गोहेल, बीना पटेल, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। हर्षित मकवाणा, चौहान चेतन सिंह, मुकेश कुकड़िया, रवि वाघेला, घनश्याम महिड़ा, किशन वाडेकर, ठाकुर तीनाजी H और जाला पृथ्वी सिंह, इन सभी को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही दुलारी देवी का संबंध निम्न में से किस कला से है? सुर्खियों में रही दुलारी देवी क्यों सुर्खियों में रही है? क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से दुलारी देवी को सम्मानित किया है। दुलारी देवी किस पेंटिंग से जुड़ी हुई है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वाकई में वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।